औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, स्पेशल लेक्चर है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। इसके अंदर हमने चौथा चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इसके अंदर आज हमने जो स्टडी करना है वो हमने देखनी है अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स या अलाइनमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। अलाइनमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने पोलराइजेशन को स्टडी किया था और पोलर मॉलिक्यूल्स को भी स्टडी किया था। तो जो न्यूट्रल एटम है इसके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता टू स्टार्ट विद, लेकिन इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट है वो प्रोड्यूस होता है जब आप इस न्यूट्रल एटम को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं और वहाँ पर जो है उसकी वजह से डाइपोल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। तो द न्यूट्रल एटम, अब जो न्यूट्रल एटम है हैड नो डाइपोल मोमेंट। न्यूट्रल एटम के पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता टू स्टार्ट विद, कि जिससे वो स्टार्ट ले सके। टू स्टार्ट विद, तो जो डाइपोल मोमेंट है, द डाइपोल मोमेंट इज induced by the applied इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इंड्यूस होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी कि जब आप किसी न्यूट्रल एटम को एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर पोलराइजेशन अकर करती है और उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट जो है वो इंड्यूस होता है। अब कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं, some molecules have built-in permanent dipole moment. And dipole moments. कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, जैसे कि इन द वाटर मॉलिक्यूल्स जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर ठीक है जी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टेंड टू क्लस्टर, ये क्लस्टर करते हैं अराउंड द ऑक्सीजन एटम। द इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू क्लस्टर अराउंड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द एक क्लस्टर बना लेते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेते हैं। अब ये क्या करता है कि इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो 10 डिग्री 5 के ऊपर बेंट हो जाता है। एंड सिंस the molecule bent at 105 degree,
और जो मालिक्यूल है वो 105 डिग्री के ऊपर बेंड हो जाता है। इसकी वजह से दिस लीव्स ए नेगेटिव चार्ज, दिस लीव्स ए नेगेटिव चार्ज ये जो है इसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज जो है वो पीछे रह जाता है एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स के ऊपर, एंड नेट पॉजिटिव चार्ज, एंड द नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑपोजिट साइड। और नेट पॉजिटिव चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज एक साइड पे हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज उसकी आप, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो वर्टेक्स पे आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो दूसरी साइड पे चला जाता है, क्योंकि अब मालिक्यूल जो है वो 105 डिग्री के ऊपर बेंड हो गया, बेंड कर गया। तो अब ये जो इस किस्म के जो मालिक्यूल्स होते हैं इनको हम पोलर मालिक्यूल्स कहते हैं। These molecules are known as polar molecules। तो इन मालिक्यूल्स को आप पोलर मालिक्यूल्स का नाम देते हैं जिनके अंदर परमानेंट पहले से डाईपोल मोमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जब इनको एक्सटर्नल के अंदर आप रखेंगे इस किस्म के मालिक्यूल्स को, तो क्या होगा? What happened when such molecules are placed in an इलेक्ट्रिक फील्ड? तो जब आप ऐसे मालिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? अगर फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है तो फोर्स जो है एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो होगी वो F प्लस की हुई होगी और ये एग्जैक्टली कैंसिल करेगी फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज एंड जो कि F नेगेटिव होगी। तो जब आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे if the field is uniform, तो अगर फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है यानी कि एक जैसा है, द फोर्स ऑन द पॉजिटिव एंड इज F प्लस क्यू ई। तो जो फोर्स है पॉजिटिव एंड के ऊपर वो F प्लस क्यू ई है, एग्जैक्टली cancel the force on the negative end, और ये कैंसिल करेगी फोर्स को नेगेटिव एंड के ऊपर F माइनस क्यू ई। as shown in figure 1b। ठीक है, तो अब दो फिगर्स मैं बनाता हूँ। पहले तो ये देखें कि ये आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है वाटर का O, और इस तरफ ये हाइड्रोजन प्लस, इस तरफ ये हाइड्रोजन H प्लस। ठीक है जी, और यहाँ से ये 105 डिग्री का
एंगल बन रहा है और इस तरफ ये डाइपोल मोमेंट पी है या पोलराइजेशन है। ठीक है, और दूसरी फिगर जो है इसमें आप देखें कि ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये एफ माइनस और ये एफ प्लस, इसके दरम्यान में डिस्टेंस डी और ये यहाँ पर कोई ओरिजिन ओ, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल अप्लाई हुआ है। इसको क्या लें, ये फिगर 1A है और ये फिगर 1B है। तो अब यहाँ पर एक टार्क प्रोड्यूस होगा क्योंकि दो फोर्सेस हैं। हाउएवर देयर विल बी ए टार्क। तो इस जगह पर एक टार्क होगा जिसको हम कहेंगे टा आर प्लस एफ प्लस प्लस आर माइनस एफ माइनस। ये टार्क यहाँ पर प्रोड्यूस होगा और इसके अंदर आप वैल्यूज रखें तो आर प्लस इसका हाफ डी का, डी बाई टू हो जाएगा, डी बाई टू मल्टीप्लाई बाई क्यू ई प्लस प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाई बाई माइनस क्यू ई माइनस। ये इक्वेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करें तो डी बाई टू क्यू ई साइन ऑफ थीटा वन प्लस डी बाई टू माइनस क्यू ई साइन ऑफ थीटा टू। तो यहाँ पर थीटा वन भी 90 डिग्री है और थीटा टू भी 90 डिग्री है। आर और डी के दरमियान या डी और ई के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, लिहाजा यू कैन राइट इट टा डी बाई टू क्यू ई प्लस माइनस अच्छा, इसके साथ भी यहाँ पर क्योंकि ये माइनस के साथ है नेगेटिव साइड में जा रहा है इस तरफ, तो ये माइनस डी बाई टू आएगा और ये इसको प्लस डी बाई टू जो है वो कर देगा। ये माइनस माइनस जो है ये मिलके प्लस हो जाएंगे तो ये यहाँ पर प्लस ही आएगा। तो प्लस डी बाई टू क्यू ई माइनस, तो दैट इज डी क्यू ई प्लस प्लस डी क्यू ई माइनस डिवाइडेड बाई टू। तो अब चूँकि ई प्लस ई माइनस के बराबर है क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, लिहाजा टा जो है वो 2d क्यू ई के बराबर आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा टा डी क्यू ई। तो अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना चाहूँ तो टा डी क्यू क्रॉस ई, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी फाइनल, डी क्यू क्रॉस ई।
अच्छा, यहाँ पर आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये इस जगह पर अगर यहाँ पर मैं ये वाली इक्वेशन जो है इसमें इसको साइन थीटा और साइन थीटा ही रहने दूँ और इधर लिख लूँ साइन थीटा और साइन थीटा, और अब इसको सॉल्व करूँ तो 2 डी क्यू ई प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस डी क्यू ई माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है, यानी कि थीटा एंगल जो है वो उसको रहने दें। तो टा 2 डी क्यू ई साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ई प्लस ई माइनस ई के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कट गया, तो टा डी क्यू ई साइन ऑफ थीटा, तो इसको लिख सकते हैं टा क्यू डी क्रॉस ई। ये आपके पास टार की वैल्यू निकल आएगी जो एक्ट कर रहा है इस मॉलिक्यूल के ऊपर। अब जो डाईपोल है इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर वो कितना टार्क एक्सपीरियंस कर रहा है, तो 10 डाईपोल, अब ये जो डाईपोल है आपके पास P इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक है, ये जो डाईपोल मोमेंट है पी क्यू डी एक्सपीरियंसेस द टार्क, ये टार्क एक्सपीरियंस कर रहा है क्यू डी, इसको आप कह लें पी क्रॉस ई, इतना टार्क जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, इसको नंबर 1 इक्वेशन कह दें। अब एन जो है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि टा जो है टा इज इन सच अ डायरेक्शन, टार्क जो है ये ऐसी डायरेक्शन में है एज टू लाइन पी पैरेलल टू ई, टा की डायरेक्शन इस तरह है कि ये इस तरह एक्ट करता है डाईपोल मोमेंट पे, कि ये डाईपोल मोमेंट क्योंकि टार्क एक टर्निंग इफेक्ट है, तो ये डाईपोल मोमेंट को टर्न करके ई की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। एक्चुअली बेसिकली वो क्या रहा होता है कि आप देखें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ये डायरेक्शन है और ये हमारे पास P है, इसके दरमियान कोई एंगल थीटा बन रहा है, तो अब जब टार्क एक्ट करेगा तो वो इसको इसके साथ अलाइन करने की कोशिश करेगा, यानी कि इस फील्ड E के पैरेलल लाने की कोशिश करेगा। तो जो पोलर मॉलिक्यूल है ये फ्री होता है स्विंग करने के लिए या रोटेट करने के लिए। अब पोलर मॉलिक्यूल, अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल है दैट इज फ्री टू रोटेट, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, विल स्विंग अराउंड और स्विंग करेगा अनटिल, और तब तक स्विंग करता रहेगा अनटिल पॉइंट्स इन दी डायरेक्शन
ऑफ द अप्लाइड फील्ड। ठीक है, तो ये जो पोलर मालिक्यूल है ये फ्रीली रोटेट कर सकता है और ये स्विंग करता रहता है तब तक जब तक ये अपने आप अपनी डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड की तरफ नहीं कर लेता। लेकिन अगर ये उस केस में कि जब फील्ड यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है जी, अब ये केस देखते हैं कि अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, सो दैट एफ प्लस डज नॉट एग्जैक्टली बैलेंस द एफ माइनस। तो एफ प्लस फिर है जो है वो एग्जैक्टली एफ माइनस को बैलेंस नहीं करेगी। तो अब यहां पर एक नेट फोर्स होगी डाइपोल के ऊपर, देयर विल बी ए नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। तो इस केस में डाइपोल के ऊपर जो है वो एक नेट फोर्स होगी, क्योंकि अब दोनों फोर्सेस एफ और एफ प्लस एक दूसरे को कैंसिल या कैंसिल नहीं कर रही। इन एडिशन टू द टॉर्क, in addition to the torque, टॉर्क के साथ एक नेट फोर्स भी यहां पर एक्ट करेगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि अब जो ई जो है उसके अंदर चेंज आएगी। So there will be a change in E। तो यहाँ पर E जो है इसके अंदर एक चेंज आएगी इस नेट फोर्स के एक्ट करने की वजह से। अब जो फार्मूला है द फार्मूला फॉर द फोर्स ऑन ए डाइपोल, डाइपोल पर फोर्स के लिए इन द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इज, तो ये फार्मूला जो है ये क्या होगा, एफ प्लस प्लस एफ माइनस क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई माइनस, और इसको आप लिख सकते हैं एफ क्यू का कॉमन निकालें, ई प्लस ई माइनस और एफ क्यू डेल्टा ई। अब यहां पर डेल्टा ई जो है ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। where delta E represents the difference। यहाँ पर डेल्टा ई जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस को बिटवीन द फील्ड एट द प्लस एंड
at plus end and the field at the नेगेटिव एंड। तो ये ई प्लस और ई माइनस जो फील्ड है पॉजिटिव और नेगेटिव एंड पे डेल्टा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अज्यूम करें कि डाईपोल इज वेरी शॉर्ट, अज्यूमिंग द डाईपोल इज वेरी शॉर्ट। ये अज्यूम करें कि डाईपोल जो है वो बहुत शार्प है, तो यहां पर अब हम ये क्वेश्चन यूज करेंगे, वी मे यूज इक्वेशन, इधर हम इक्वेशन यूज करेंगे कि डी टी जो है दैट इज इक्वल टू डेल टी डॉट डी एल। तो अगर ये इक्वेशन जो है इसको आप यूज करें तो इस इक्वेशन के मुताबिक डेल्टा ई एक्स इज इक्वल टू डेल ई एक्स डॉट डी एल की जगह पर डी। इसी तरह आपके पास ई जेड और ई वाई के लिए भी फार्मूले आ जाएंगे, डेल्टा ई वाई डॉट डी, डेल्टा ई जेड डेल ई जेड डॉट डी। तो अगर ज़्यादा इसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिखें इस इक्वेशन को, इन मोर कम्पैक्ट फॉर्म, ज़्यादा अगर कम्पैक्ट फॉर्म में इस इक्वेशन को राइट डाउन करें तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डी डॉट डेल इनटू ई, ये इसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, ये डेल्टा डी डॉट डेल ई के बराबर आ गया। तो अब जो आपके पास इक्वेशन है, नाउ फॉर द फोर्स, अब जो फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू एफ क्यू डेल्टा ई। तो एफ जो है ये आ जाएगा इस वैल्यू को पुट करें क्यू डी डॉट डेल ई, तो क्यू डी के बराबर है, तो एफ इज इक्वल टू पी डॉट डेल इंटू ई। तो ये रिक्वायर्ड फोर्स है जो एक्ट कर रही है ऑन द डाइपोल। दिस इज द required force acting on the dipole। तो ये रिक्वायर्ड फोर्स है कि जो डाईपोल के ऊपर एक्ट कर रही है। तो ये पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोर्स कैलकुलेट करें कि जो कि डाईपोल के ऊपर एक्ट कर रही है। तो ये प्रोसेस करते हुए आपने इस फोर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट जो चीज़ स्टडी करेंगे
यह तो फोर्स हो गया, हमने डाईपोल पे कैलकुलेट कर लिया। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है जी, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज surface charge density and volume charge density due to polarization। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है उसको हमने कैलकुलेट करना है पोलराइजेशन की वजह से। तो कंसिडर करें एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, कंसिडर ए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा V of a dielectric medium का विच इज पोलराइज्ड, और ये वॉल्यूम एलिमेंट जो है ये पोलराइज्ड है, यानी कि यहाँ पर पोलराइजेशन जो है वो हुई है इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर। तो जो पोलराइज्ड मीडियम है उसके लिए फॉर द पोलराइज्ड मीडियम, तो पोलराइज्ड मीडियम जो है उसके लिए वी नो दैट, हमें इस बात का पता है कि P जो है वो डेल P ओवर डेल V के बराबर होता है, और यहाँ से डेल P जो है वो P डेल V के बराबर होगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो डेफिनेशन है आल्सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जो हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की उसके मुताबिक डेल P जो है दैट इज इक्वल टू Q डेल L चार्ज इनटू डिस्टेंस, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये जो है ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसकी डेफिनेशन है। अब हमें पता है कि एज वी नो दैट, हमें इस बात का पता है कि वॉल्यूम जो है वो एरिया इनटू लेंथ के बराबर होता है, यानी कि V जो है वो एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ के बराबर होता है। तो डेल्टा V जो है फिर ये बराबर हो जाएगा डेल्टा S डॉट डेल्टा L, डेल्टा S फॉर एरिया एंड डेल्टा L फॉर लेंथ। तो ये डेल्टा V के बराबर आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कर लें। अब इसको पुट करें इक्वेशन 3 के अंदर,
डेल्टा वी। तो डेल्टा पी यानी कि इस इक्वेशन 3 को पुट करें वन में, पुट 3 इन 1, 3 को 1 में पुट करें तो आपके पास जो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल्टा पी। तो इसमें पी इंटू डेल्टा एस डॉट डेल्टा एल। ठीक है जी, इसको ये भी वेक्टर, इसको क्या है ये आया। अब इसको क्या लें, इक्वेशन 4। अब इक्वेट करें इक्वेशन 2 एंड 4 को, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन 2 और 4 जो है इसको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P डेल्टा एच डॉट डेल एल इज इक्वल टू Q डेल्टा एल। तो यहां से डेल्टा एल से कैंसिल हो गया, तो P डेल्टा एस इज इक्वल टू Q। तो यहां से जो P डॉट डेल्टा एस है ये कैपिटल P है, स्मॉल p जो है वो डाईपोल के लिए और कैपिटल P जो है वो पोलराइजेशन के लिए है। तो P डेल्टा एस जो है वो Q के बराबर है और P डॉट m यूनिट वेक्टर Q ओवर डेल्टा S के बराबर है। तो यहाँ पर एक्चुअली डेल्टा S जो है वो n डेल्टा S के बराबर है। ठीक है, बल्कि हम यहाँ पर ये एक स्टेप कर लेते हैं कि P डॉट n डेल्टा S इज इक्वल टू Q। तो P डॉट n Q ओवर डेल्टा S ये वैल्यू है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास है ये, इसको कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बट सिग्मा पी जो पोलराइजेशन की डेंसिटी है वो Q ओवर डेल्टा S के बराबर है, इसको कह दें 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, तो जो इक्वेशन 5 और 6 है इसको जो अगर कंपेयर करें तो सिग्मा P जो है दैट इज इक्वल टू P डॉट n यूनिट वेक्टर, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। और इसको आप लिख सकते हैं कि सिग्मा पी एन काज ऑफ थीटा, तो n यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो सिग्मा पी काज ऑफ थीटा, इस फॉर्म में भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पोलराइजेशन की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो निकल आई है। अब जो टोटल पोलराइज चार्ज है ऑन सरफेस एस ऑफ द पोलराइज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, टोटल पोलराइज्ड चार्ज, अब जो टोटल पोलराइज्ड चार्ज है ऑन द सरफेस एस
on the surface S of the dielectric material. डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की सरफेस एस के ऊपर इज गिवन बाय Q of S is equal to surface sigma p dot delta S. ठीक है, तो इसमें अगर डेल्टा एस की आप वैल्यू पुट करें तो समेशन एस सिग्मा पी डॉट एन डेल्टा एस, इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दें। अब आप सपोज करें कि जो रो पी है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, सिग्मा पी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो लेट रो पी द चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये जो चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है ऑफ पोलराइज्ड मटेरियल, यानी कि रो पी ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और रो एस जो है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा पी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है और रो पी जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो नाउ द टोटल पोलराइज्ड चार्ज, तो अब जो टोटल पोलराइज्ड चार्ज है विद इन वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम आपने कंसिडर किया हुआ है इसके अंदर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय, तो वो जो है हमारे पास दैट इज Q इंटू वी इंटीग्रल वी रो पी डेल्टा वी, दैट इज इक्वेशन नंबर 9। ये जो है इक्वेशन नंबर 9 के बराबर है। अब मीडियम जो है वो चूंकि ओवर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सो नेट चार्ज इज ज़ीरो। Since the medium is electrically neutral, अब मीडियम जो है वो चूंकि इलेक्ट्रिकली न्यूक्लियर है, सो द नेट चार्ज इज ज़ीरो। तो लिहाजा जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो के बराबर है। तो Q ऑफ S प्लस Q ऑफ V इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके अंदर वैल्यूज रख दें QS और Q ऑफ V की। तो जब आप वैल्यूज रखेंगे तो सरफेस इंटीग्रल P डॉट N यूनिट वेक्टर डेल्टा S प्लस V रो P डेल्टा V इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको आप लिख सकते हैं P N ds इज इक्वल टू माइनस V रो P dV।
इसको इक्वेशन नंबर 10 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 11 जो है वो कह दें। ये इसको मैंने डिफरेंशियल के अंदर कन्वर्ट कर दिया और इस साइड को उस तरफ ले गया उठा के। आप यूज़ करें इस पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। by using the Gauss divergence थ्योरम, तो जब आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इस साइड के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। पहले मैं लिख देता हूँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। वो क्या होता है, डेल डॉट ए डी वी इज इक्वल टू एस ए डॉट एन डी एस। ठीक है, ये अब इसको इस पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से v डेल डॉट ई डी वी, ये वाला, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस जगह पे, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू v डेल डॉट p डी वी माइनस v रो p डी वी। इस तरफ ले आए इसको, तो डेल डॉट p प्लस रो p डी वी दैट इज इक्वल टू 0। तो अब इसका मतलब है कि इंटीग्रल डी वी इज नॉट इक्वल टू 0 बट डेल डॉट पी प्लस रो पी इज इक्वल टू 0। सो रो पी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी। इसको आप इक्वेशन नंबर 12 का नाम दे दें। ठीक है, तो ये अब आपके पास जो है ये इक्वेशन नंबर 12 जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। ठीक है जी, और इक्वेशन नंबर 7 रिप्रेजेंट कर रही थी सरफेस चार्ज डेंसिटी को। ठीक है, तो अब दो हमारे पास डेंसिटीज आ गई। पहले आ गई सरफेस पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी। ठीक है, तो जो सिग्मा पी है the sigma p is given by the component of polarization normal to the surface, क्योंकि सरफेस के नॉर्मल है, यानी कि सिग्मा पी पी डॉट एन ये सरफेस के नॉर्मल है। एक होगी, उसके बाद दूसरी है वॉल्यूम पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी, जिसको आप कहते हैं रो पी। तो जो रो पी है
is a measure of the non-uniformity of the polarization. Is the measure of non-uniformity of the polarization inside the material. मटेरियल के अंदर जो नॉन यूनिफॉर्मनेस है पोलराइजेशन की, ये उसका मैयर है। अब नेगेटिव साइन जो है, ये कन्वेंशन है जो आपको बता रही है कि नेगेटिव साइन इज गिवन बाय द कन्वेंशन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। The negative sign is given by the convention. नेगेटिव साइन जो है वो कन्वेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो ये अब आपने दो जो है डेंसिटीज़ उनको कैलकुलेट करके देख लिया है। एक को हमने नाम दिया सिग्मा पी सरफेस पोलराइजेशन डेंसिटी और दूसरी रो पी वॉल्यूम पोलराइजेशन डेंसिटी। तो ये दोनों हमने कैलकुलेट करके देख लिए। अब हमने देखना है द फील्ड ऑफ ए पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि बाउंड चार्जेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये सरफेस और वॉल्यूम चार्ज पोलराइजेशन डेंसिटी हमने कैलकुलेट करके देख ली। तो द फील्ड ऑफ ए पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट, या हम कहते हैं बाउंड चार्जेस। या इसको ये भी कहते हैं कि फील्ड आउटसाइड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फील्ड आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये भी इसको नाम देते हैं। तो कंसिडर करें एक फाइनाइट पीस ऑफ ए पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। Consider a finite piece of a dielectric material। एक फाइनाइट पीस जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, उसको कंसिडर करें। करेक्टराइज्ड बाय पोलराइजेशन पी, जिसके अंदर पोलराइजेशन हुई है, करेक्टराइज्ड बाय पोलराइजेशन पी, यानी कि जो पोलराइज्ड है। अब पोलराइजेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। The polarization give rise, पोलराइजेशन जो है इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है and
we have to calculate this field at point P। ठीक है जी, पोलराइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं और पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल मोमेंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हमने अब ये जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसको कैलकुलेट कर रहा है पॉइंट P के ऊपर विद पोजीशन वेक्टर R with position वेक्टर R, पोजीशन वेक्टर R की मदद से which is outside of the dielectric medium, जो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम से आउटसाइड है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटीरियल से बाहर है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए कन्वीनियंट है कि पहले आप पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लें। इट इज कन्वीनियंट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल V। तो ये कन्वीनियंट है कि आप पहले पोटेंशियल V जो है उसको कैलकुलेट कर लें, V ऑफ R को। देन बाय यूजिंग इट, और इसको फिर यूज करें, देन बाय यूजिंग इट, फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एंड वी कैन obtain the electric field through the relation और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट करेंगे रिलेशन से E ऑफ R दैट इज इक्वल टू माइनस डेल V ऑफ R, इस रिलेशन से। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। यानी कि पहले पोटेंशियल फाइंड कर लें, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस रिलेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, और सब्स्टिट्यूट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर लें। ये ज़्यादा आसान तरीका है, मोर कन्वीनियंट है कि आप इस तरीके से वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैलकुलेट कर लें। तो अब पहले मैं यहाँ पर फिगर ड्रा करता हूँ। तो फिगर आप देखें कि ये कोई सरफेस है, इसके अंदर ये कोई वॉल्यूम एलिमेंट है। इस वॉल्यूम एलिमेंट के इधर से ये सेंटर, और ये सेंटर से कोई पॉइंट P है, और इस जगह से इसको इसके साथ मिला दें। तो ये पोलराइजेशन हो रही है इस तरफ, ये जो डिस्टेंस है ये R प्राइम है, ये डिस्टेंस जो जा रहा है ये R है, और जो ये डिस्टेंस जा रहा है ये R माइनस R प्राइम। तो इसको कह दें ये कोई वॉल्यूम V है, इसको कह दें ये फिगर 1। तो
इस पॉइंट P के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारे पास को वॉल्यूम एलिमेंट है डेल्टा V प्राइम। तो ईच वॉल्यूम एलिमेंट तो हर वॉल्यूम एलिमेंट जो है डेल्टा V प्राइम ऑफ मीडियम is characterized by dipole moment। तो इसको आप डाइपोल मोमेंट की मदद से करेक्टराइज्ड जो है वो करते हैं। ईच वॉल्यूम एलिमेंट जो है डेल्टा V प्राइम, तो ये हो जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू P डेल्टा V प्राइम। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होएगा बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, the potential produced by an electric dipole। तो अब जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इज V ऑफ R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डॉट R माइनस R प्राइम डिवाइडेड बाई R माइनस R प्राइम। तो ये मैंने पोटेंशियल जो है ये डाइपोल का लिख दिया है। ये अभी हम जब मल्टीपोल एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये वाला फार्मूला स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, ये वहाँ पर ये फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। तो दैट इज द पोटेंशियल फॉर डाइपोल। ये डाइपोल पे के लिए पोटेंशियल का फार्मूला है। तो अब जो पोटेंशियल फॉर वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा V प्राइम है, द पोटेंशियल फॉर वॉल्यूम डेल्टा V प्राइम जो पोटेंशियल है वॉल्यूम डेल्टा V प्राइम का इज गिवन बाय डेल्टा V ऑफ R। ये डेल्टा V ऑफ R जो है बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा P डॉट R माइनस R प्राइम R माइनस R प्राइम का क्यूब। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3 है। अब इक्वेशन नंबर 3 को 2 के अंदर इस्तेमाल करें। ये फिगर आपने बना ली होगी, इसको मैं मिटा रहा हूं। पुट 2 इन 3, यूज 2 and 3, 2 और 3 इक्वेशन को यूज करें तो डेल्टा V ऑफ R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ऑफ R प्राइम डेल्टा V प्राइम डॉट R माइनस R प्राइम
डिवाइडेड बाई आर माइनस आर प्राइम का क्यूब। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम जो है वो आप दे लें। अब जो टोटल पोटेंशियल है, द टोटल पोटेंशियल, ठीक है जी, जो टोटल पोटेंशियल है फॉर वॉल्यूम वी के लिए जो है टोटल पोटेंशियल वी ऑफ आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल पी ऑफ आर प्राइम डॉट आर माइनस आर प्राइम डिवाइडेड बाई आर माइनस आर प्राइम का क्यूब डी वी। वॉल्यूम इंटीग्रल के ऊपर इंटीग्रेशन होगी। इसको कह दें कि दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ये आपके पास जो है ये इक्वेशन नंबर 5 जो है वो आ गई है। अब जो है ये इंटीग्रल ये वाला इंटीग्रल जो है ये हमने सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम सपोज करते हैं, यानी कि ये वाली चीज़ जो है ये सॉल्व करनी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कहते हैं कि लेट डेल प्राइम डॉट आर माइनस आर प्राइम इज इक्वल टू आर माइनस आर प्राइम का क्यूब। यानी कि ये चीज़ जो है ये इसके बराबर हो जाएगी। तो अब सबसे पहले जो है वो हमें रिलेशन चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक the relation between del prime dot 1/r minus r prime का and del prime dot 1/r minus r प्राइम। इन दोनों के दरमियान में पहले जो है वो हमें रिलेशन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करके हमें जो है वो देखना पड़ेगा। तो ये जो दो हैं इनके दरमियान हमें रिलेशन को चेक करना पड़ेगा, यानी कि इनको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखें कि आपके पास जो r माइनस आर प्राइम है, आर प्राइम, ठीक है, ये जो वैल्यू है r माइनस आर प्राइम की, तो इसमें r एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर है, और आर प्राइम एक्स प्राइम आई वाई प्राइम जे प्लस जेड प्राइम के बराबर है। तो अब इसका जो मैग्नीट्यूड है आर माइनस आर प्राइम का, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस
जेड माइनस जेड प्राइम का स्क्वायर का अंडर रूट। ये आर माइनस आर प्राइम के बराबर है और इसको हम लिख सकते हैं एंड 1 ओवर आर माइनस आर प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड प्राइम का स्क्वायर की पावर 1/2। यू कैन राइट इट लाइक दैट। तो आप इसके ऊपर अगर डेल को ऑपरेट कर दें तो डेल डॉट 1 आर माइनस आर प्राइम इज इक्वल टू, अब डेल की वैल्यू करली ओवर करली एक्स आई करली ओवर करली वाई जे प्लस करली ओवर करली जेड के डॉट एक्स माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड प्राइम का स्क्वायर की पावर -1/2। इसको उठा के ऊपर ले जाएं। अब इसको पार्शियल डेरिवेटिव लें इसका, तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा -1/2 h ऑफ 2 x माइनस एक्स प्राइम आई यूनिट वेक्टर माइनस h/2 डिवाइडेड बाई 2 y माइनस वाई प्राइम j यूनिट वेक्टर माइनस h/2 इंटू 2 z माइनस जेड प्राइम k यूनिट वेक्टर। यहाँ पर h जो है ये वो हमने इस फैक्टर को नाम दिया x माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस z माइनस जेड प्राइम का स्क्वायर की पावर -3/2। इसको जो है वो हमने नाम दिया, ठीक है। तो अब ये इस सारे को आप करें कैलकुलेट, यानी इसको रीअरेंज करें इस सारे को, तो दैट विल बी इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा डेल डॉट 1 आर माइनस आर प्राइम इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एक्स प्राइम आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई माइनस वाई प्राइम जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड माइनस जेड प्राइम के यूनिट वेक्टर माइनस एच के बराबर आ जाएगा। तो एच की वैल्यू यहाँ रख दें तो डेल डॉट 1 ओवर आर माइनस आर प्राइम दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एक्स प्राइम आई यूनिट वेक्टर वाई माइनस वाई प्राइम जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड माइनस जेड प्राइम के यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू रखें। एच की वैल्यू जो है वो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर वाई माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड प्राइम का स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू निकल आएगी और ये वैल्यू जो है इसको आप देख सकते हैं कि डेल डॉट आर माइनस आर प्राइम इज इक्वल टू माइनस आर प्राइम
डिवाइडेड बाई आर माइनस आर प्राइम का क्यूब। तो ये डेल डॉट की वैल्यू निकल आई। अब सिमिलरली इसी तरह ये आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है डेल प्राइम की। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया उसमें भी हम करेंगे। तो जो डेल प्राइम है, क्योंकि ये रिलेशन हमने चेक करना है इसके दरमियान में, तो डेल प्राइम आर माइनस आर प्राइम का क्यूब आर प्राइम दैट इज इक्वल टू करली ओवर करली एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली जेड के यूनिट वेक्टर इनटू एक्स माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड प्राइम का स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है जी, इसको कैलकुलेट करना है तो सिमिलरली वही प्रोसीजर इख्तियार करेंगे। तो डेल प्राइम डॉट दैट इज इक्वल टू -1/2 h ऑफ 2 x माइनस एक्स प्राइम, ये एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम। ठीक है, अब प्राइम के ऊपर जो है वो डिफ्रेंशिएशन होगी। -1 आयोटा यूनिट वेक्टर माइनस h ओवर 2 इंटू 2 वाई माइनस वाई प्राइम -1 इंटू जे यूनिट वेक्टर -h/2 z माइनस जेड प्राइम 2 इंटू -1 के यूनिट। सिमिलरली सिर्फ यहाँ पर फ़र्क ये है कि अब ये प्राइम के ऊपर डिफ्रेंशिएशन हो रही है, पहले प्राइम पे नहीं हो रही थी। तो डेल प्राइम डॉट आर माइनस आर प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस प्राइम आयोटा प्लस वाई माइनस वाई प्राइम जे प्लस जेड माइनस जेड प्राइम के डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू एक्स माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड प्राइम का स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आ जाएगा डेल प्राइम इज इक्वल टू आर माइनस आर प्राइम आर माइनस आर प्राइम का क्यूब। तो अब जो आपके पास इक्वेशन 5 है, तो वो इक्वेशन 5 जो है वो क्या बन जाएगी, अब उसके अंदर ये वैल्यू ये आ रही है, इसको इसके बराबर ये वैल्यू जो है वो इसके बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
नाउ इक्वेशन 5 बिकम्स, अब इक्वेशन 5 जो है v ऑफ r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल v p ऑफ r प्राइम डॉट डेल डॉट 1/r माइनस r प्राइम dv प्राइम, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। इसको आप इक्वेशन नंबर 7 का नाम जो है वो दे दें। जो ये हमने पीछे इक्वेशन लिखी थी, ये वाली डेल डॉट शुरू में वन ओवर आर माइनस आर प्राइम इज इक्वल टू प्लस माइनस आर माइनस आर प्राइम का क्यूब, इसको इक्वेशन 6 कह रहे हैं। ठीक है, कि जिसको अभी हमने चेक किया है, डेल प्राइम के साथ हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में निकली है और डेल के साथ हमारे पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव में निकली है। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी, लिहाजा डेल प्राइम की जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, ये प्राइम वाली, क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ निकल रही थी, डेल के साथ निकल रही थी वो नेगेटिव थी। तो अब फ्रॉम द वेक्टर आइडेंटिटी, अब अगर वेक्टर आइडेंटिटी को आप यूज करें तो डेल प्राइम डॉट एफ ऑफ एफ डेल प्राइम डॉट एफ प्लस एफ डॉट डेल प्राइम एफ। तो इस पर अगर पोटेंशियल रखें तो डेल प्राइम वी एफ वी डेल प्राइम डॉट एफ प्लस एफ डॉट डेल वी। तो यहाँ से एफ डॉट डेल प्राइम वी कि मैं वैल्यू निकालूं तो एफ डॉट डेल प्राइम वी की जो वैल्यू है वे डेल प्राइम डॉट वी एफ माइनस वी डॉट डेल एफ। अब इसको इस्तेमाल करें, यूज दिस इन इक्वेशन नंबर 7। अब ये आइडेंटिटी जो है इसको इक्वेशन नंबर 7 के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करें तो v ऑफ r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट v डेल प्राइम डॉट p ऑफ r प्राइम डिवाइडेड बाई r माइनस r प्राइम dv प्राइम। इसी तरह माइनस v इंटीग्रल और 1 डॉट डेल ऑफ p ऑफ r प्राइम r माइनस r प्राइम और dv प्राइम। अब इक्वेशन 7 के ऊपर मैंने ये वाली आइडेंटिटी जो है वो
लगा दिए। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है उसको फर्स्ट इंटीग्रल, जो ये वाला इंटीग्रल है, उसके ऊपर इस्तेमाल करें। यूज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन द फर्स्ट इंटीग्रल। पहला जो इंटीग्रल है इस इक्वेशन के अंदर, ये वाला, इसके ऊपर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है उसको अप्लाई करें। तो जब आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो V ऑफ R जो है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल P ऑफ R प्राइम डॉट डी ए प्राइम डिवाइडेड बाई R माइनस R प्राइम। अब वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्लस अब ये माइनस मैं इसके अंदर ले जाऊं तो इसको मैं राइट डाउन कर सकता हूं माइनस डेल डॉट पी ऑफ आर प्राइम आर माइनस आर प्राइम, और साथ में इसको लिख दो डी वी प्राइम। दैट इज इक्वेशन नंबर 8। इसको इक्वेशन नंबर 8 का नाम जो है वो दे दें। अब अगर आप इनको, हम ये जो टर्म्स हैं इनको चार डेंसिटी की ज़बान में डिफाइन करें, यानी कि जो हमारे पास डी ए प्राइम है इसको हम लिख सकते हैं एन डी ए प्राइम। अब यहाँ पर n जो है, एंड n इज द आउटवर्ड नॉर्मल, यहाँ पर n जो है वो आउटवर्ड नॉर्मल है टू द सरफेस एलिमेंट डी ए प्राइम। जो सरफेस एलिमेंट है उसके नॉर्मल वेक्टर है n। अब जो क्वांटिटीज हैं p डॉट n, द क्वांटिटीज p डॉट n, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, एंड माइनस डेल डॉट p, ये भी डॉट प्रोडक्ट है, आर स्केलर फंक्शन, ये स्केलर फंक्शंस हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट के नतीजे में आपको स्केलर फंक्शन जो है वो मिलेगा। और स्केलर फंक्शंस obtained from polarization P। तो ये टर्म्स जो है उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस
these terms as sigma p dot n और rho p माइनस डेल डॉट p। आप इनको पुट करें इक्वेशन 8 में। नाउ पुट दीज इन इक्वेशन 8। इनको जो है अब आप इक्वेशन 8 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें। ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन 8 में ये वैल्यूज, तो इट बिकम्स v of r 1/4 pi epsilon naught इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल सिग्मा p dA प्राइम r माइनस r प्राइम प्लस रो p dV प्राइम डिवाइडेड बाई r माइनस ब्रैकेट क्लोज। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 9। अब ये पोटेंशियल है, दिस इज द पोटेंशियल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट of the polarized dielectric मटीरियल, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटीरियल के आउटसाइड किसी पॉइंट P के ऊपर ये पोटेंशियल। नाउ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल निकल आया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। नाउ we can find the electric field as, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से E of R माइनस डेल V of R। ठीक है, ये फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करें और इसको अप्लाई करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें V ऑफ R की वैल्यू अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 9। तो आप जब V ऑफ R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो E ऑफ R जो है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल सिग्मा P। ठीक है, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा डेल डॉट 1 r माइनस r प्राइम माइनस के साइन के साथ dA प्राइम और प्लस V रो ऑफ P ब्रैकेट माइनस डेल डॉट r माइनस r प्राइम ब्रैकेट क्लोज dV प्राइम और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज्ड। तो E of R now will become 1/4 pi epsilon naught
सरफेस इंटीग्रल सिग्मा पी इसकी वैल्यू आर माइनस आर प्राइम डी ए प्राइम प्लस वी रो ऑफ पी आर माइनस आर प्राइम डिवाइडेड बाई आर माइनस आर प्राइम का क्यूब। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी और दैट इज डी वी प्राइम ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसको क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 10 है। This is the required electric field outside the dielectric। तो ये आपका रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करके देख लिया। तो इससे रिलेटेड जो है वो आपने एक एग्जांपल करनी है। एग्जांपल 4.2 है ग्रिफिथ की, ये आपने करके देखनी है। और इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपने करने हैं। इसके वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। उसके बाद 4.10, 4.11, 4.12। ठीक है जी। इसके अलावा ये वाले प्रॉब्लम्स अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है ये वाले प्रॉब्लम्स आपने करने हैं। और ये जो एक एग्जांपल आपको बताई है ये भी अभी करना ही है आपने। कुछ जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हुए हैं, इसकी मैं जो है वो तस्वीरें खींच के आपको भेज दूंगा, वो भी आपने कर लेने। ठीक है, तो यहाँ पर आज लेक्चर को एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।